हेलो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 7 ऑफ एसिड एंड बेस के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लेवलिंग इफेक्ट एज वेल एज रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ये स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहला टॉपिक क्या है? लेवलिंग इफेक्ट। ठीक है, लेवल का मतलब आप सभी को पता है, लेवलिंग इफेक्ट। ओके, उसी से हम यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। लेवलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने क्या कर देनी है, एक लिमिट लगा देनी है, या आप कह सकते हो कि आपने स्टॉप कर देना है। ठीक है, अब ये इफेक्ट किसका होता है? ये इफेक्ट जो होता है वो होता है सॉल्वेंट का, मतलब सॉल्वेंट कहीं ना कहीं एक रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को यदि डिफाइन किया जाए तो ये एक प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की, जिसके थ्रू एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है सॉल्वेंट के थ्रू। ठीक है, तो हम इसके अंदर लिखेंगे इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द property of the solvent. It is the property of the solvent due to which the acidic and basic strength of acid and base increased और डिक्रीज। ठीक है, जिससे एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मतलब आप कह सकते हो यहाँ पे रोल प्ले कौन कर रहा है? सॉल्वेंट। ठीक है, जो कि एसिड की या बेस की जो बेसिक या एसिडिक स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मेनली हम जब भी कहते हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की, ठीक है, जो आपके पास एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है कि आपने किस टाइप का सॉल्वेंट यूज किया है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, कि कोई एसिड कितना स्ट्रोंग होगा या कोई बेस कितना स्ट्रोंग या वीक होगा, दैट डिपेंड्स largely on the nature of solvent, ठीक है, जिस सॉल्वेंट को आप यूज कर रहे हो डिसोसिएशन के लिए एसिड या बेस को, तो वही क्या डिसाइड करेगा? एसिड या बेस की स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं आपके पास लेती हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, HOClO, इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, या आप इसको बोल सकते हो क्लोरस एसिड, या ये क्या है भी आपके पास? क्लोरस एसिड है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं अलग अलग सॉल्वेंट्स के अंदर। फर्स्ट केस में सपोज कीजिए मैंने इसकी रिएक्टिविटी देखी किसके अंदर? अमोनिया के अंदर। सेकंड केस में लेती हूँ इसी HClO को, ठीक है, क्लोरस एसिड की मैं रिएक्शंस देख लेती हूँ किसके अंदर? अब वाटर के अंदर। थर्ड केस में मैं क्लोरस एसिड ही उठाऊं, ओके, और इसकी रिएक्टिविटी मैं किसके साथ देखूं? H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। तो देखिए फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा? कंप्लीटली आयोनाइजेशन होते हुए HOClO का, ठीक है, और ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है? ये आपको प्रोवाइड कराएगा जो HOClO है वो तो आपको दे देता है ClO2 नेगेटिव, और साथ ही साथ जो अमोनिया है वो क्या देगा आपको? अमोनियम आयन। ठीक है, नाउ सेकंड केस जो है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? सेकंड केस के अंदर आपको मिलता है ClO2 नेगेटिव अगेन, एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है H3O पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड केस जिसके अंदर आप क्या करते हो? डिसोसिएशन शो करते हो, तो उसके अंदर जब डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पर आपके पास फॉर्म होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी ClOH2 पॉजिटिव, प्लस में साथ में क्या निकल जाता है भाई यहाँ से? HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज, ये जो है आपके पास रिएक्शंस इस तरह से होती है। नाउ देखिए हमारे पास ये जो एसिड है,
जिसको हमने क्या लिया है, क्या बोला है, क्लोरस एसिड। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर रही है, इसकी स्ट्रेंथ वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द अमोनिया, अकॉर्डिंग टू वाटर एंड अकॉर्डिंग टू H2SO4। ये सारे सॉल्वेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं यहाँ पर, NH3, H2 एंड H2SO4। नाउ देखिए फर्स्ट केस में क्या हुआ है, आपके पास जो NH3 था, ठीक है, उसने क्या फॉर्म कर लिया है, उसने NH4 फॉर्म कर लिया है, मतलब इसने हाइड्रोजन ले लिया है, किससे लिया है, HCHOClO से। ठीक है, क्लोरस एसिड से लिया है, तो देने वाला जो है, जो आपके पास इजीली क्या कर रहा है भाई, प्रोटॉन दे रहा है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्रोटॉन डोनर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, और एक्सेप्टर क्या होते हैं भाई, बेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं इजीली कहूँ, आपने ब्रोंस्टेड कंसेप्ट पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो HClO4 है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव यहाँ पर कर रहा है। ना यदि मैं सेकंड केस की बात करूं, तो देखिए इस केस में आपके पास क्या हुआ है, इस केस में भी एक्सेप्टेंस हुई है, लेकिन इक्वेशन किस में है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है, दैट्स वाई ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वीक एसिड की तरह। ठीक है, आप इसको क्या कह सकते हो, वीक बेस भी कह सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग वाला जो था वो आपके पास वो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी नॉट बेस, दैट वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसने डोनेट किया है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब ये जो है वो वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, या आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये भी क्या है, आपके पास एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्गली नहीं है, क्योंकि उसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि थर्ड केस देखा जाए आपके पास HOClO का, जब इसने H2SO4 के साथ रिएक्शन की है, तो देखिए इस केस में क्या हुआ है, क्या HOClO ने किसी तरह का हाइड्रोजन डोनेट किया, नहीं, इसने किसी तरह का हाइड्रोजन डोनेट नहीं किया, इसने तो एक हाइड्रोजन और ले लिया है, किससे लिया है, H2SO4 से। ठीक है, इसका मतलब आपके पास जो सोलवेंट है वो एसिडिक है, इट मीन्स आपका रिएक्टेंट क्या रहेगा, आपका रिएक्टेंट रहेगा बेसिक, तो ये कैसा है आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस जब एसिडिक सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है और आपके पास देता है ClO2 OH ट्वाइस प्लस में HSO4 नेगेटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर जो देखने की बात थी वो ये थी कि आपके पास जो भी एसिड या बेस यहाँ पर रहेंगे, जो भी एसिड या बेस यहाँ पर रहेंगे, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो मेनली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो मेनली डिपेंड कर रही है सोलवेंट के ऊपर। ठीक है, सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, और ये सोलवेंट जो है वो उनको क्या बताता है कि उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये उनको एक लेवलिंग, एक लेवल देगा। ठीक है, दैट्स व्हाई वी से इट द लेवलिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ देखिए यदि मैं सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू देखूं, इसको सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू देखा जाए इसी को, तो हम क्या बोलते हैं कि जब वाटर का डिसोसिएशन होता है सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू, ठीक है, वाटर क्या है, सेल्फ आयोनाइज होगा, कि मैंने क्या कर लिए, 2 मोल्स ऑफ वाटर लिए और इनका जब सेल्फ आयोनाइजेशन होगा तो मैंने इसको क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव फॉर्म कर दिया। यदि मैंने क्या किया था, अमोनिया का सेल्फ आयोनाइजेशन किया, आप 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लिख सकते हो, इसका जब सेल्फ आयोनाइजेशन होगा देन ये क्या फॉर्म करता है, अभी आपके पास NH4 पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह से यदि आप एसिटिक एसिड का करते थे CH3COOH, तो ये आपको क्या देता था, CH3COOH। ठीक है, जब इसका सेल्फ आयोनाइजेशन होता था देन इट विल गिव्स यू CH3COH ट्वाइस प्लस में क्या निकल जाता था, CH3COO नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से आप इसका देखते थे सेल्फ आयोनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ जो थी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है भाई, वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यदि वाटर के अंदर आप ले लेते हैं, ठीक है, यदि आप वाटर के अंदर लेते हैं, वाटर के अंदर सपोज कीजिए मैंने एक स्ट्रॉन्ग एसिड को लिया और मैंने उसे लिया वाटर में, ठीक है, सॉरी दिस वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड और मैंने उसे ले लिया वाटर के अंदर H2O के अंदर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्या देगा, ये आपको यहाँ पर देगा H3O पॉजिटिव प्लस में H नेगेटिव, क्या देता है, H नेगेटिव, ये आपको देगा H नेगेटिव यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं स्ट्रॉन्ग एसिड लूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक मैंने ले लिया आपके पास HClO4 लिया, ठीक है, या मैंने यहाँ पर HCl ले लिया, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, HBr ले लिया, या फिर आप ले सकते हो इसकी जगह HNO3। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एसिड्स लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे ये एसिड लेती हूँ, तो इन सभी के केसेस में जब मैं वाटर में इन सबको डिजोल्व कराऊंगी तो ये सभी आपको ऑलमोस्ट क्या देंगे, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। ठीक है, तो हम इन सभी जो आपके पास एसिड्स हैं, इन सभी एसिड्स की स्ट्रेंथ को किससे लेवल कर सकते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ से इनको क्या कर सकते हैं, लेवल कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए जब इन सभी को वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है, वाटर के अंदर डिजोल्व होके हाइड्रोनियम आयन दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आयन को वाटर जो है क्या कर सकता है भाई, एक बेस बना के यूज कर सकता है कि वो इसके थ्रू ये बता सकता है कि कौन सा एसिड स्ट्रोंगर है, कौन सा कम वीक स्ट्रोंगर है। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वाटर लेवल ऑल द स्ट्रोंग एसिड लाइक HClO4, HI, HBr, HNO3 या HCl, ठीक है, टू द स्ट्रेंथ ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस। ठीक है, हम इस H3O पॉजिटिव आयंस जो कि कहाँ से बना, वाटर के साथ रिएक्शन करने से, इन सभी की किस किसने रिएक्शंस की, सबसे पहले मैं बात करूं कि आपके पास बात करते हैं HClO4। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके पास HClO4 है। देन उसके बाद यदि स्ट्रेंथ आती है किसकी, उसके बाद मैंने कहा स्ट्रेंथ लेते हैं हम HI की। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरी साइड क्या ले रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे किसके लेते हैं, HBr की। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल टेक द स्ट्रेंथ ऑफ HNO3। ये क्या हो गया आपके पास, HNO3। ठीक है, और उसके बाद हमने ले लिया किसको, HCl को। दिस इज द HCl। नाउ देखिए हमने क्या कहा है, हमने इन सभी को किसके साथ रिएक्ट करवाया, वाटर के साथ। तो एक तो आपको हाइड्रोनियम आयन मिला। ठीक है, इन सभी ने आपको क्या दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया। और साथ ही साथ ये आपको क्या देते हैं भाई, साथ ही साथ ये आपको प्रोवाइड कराते हैं ClO4 नेगेटिव, दूसरा देता है I नेगेटिव, तीसरा देता है Br नेगेटिव, देन आपके पास NO3 नेगेटिव आता है, और यहाँ से Cl नेगेटिव जो है ये यहाँ से निकलते हैं। तो हमारे पास जो ये हाइड्रोनियम आयन है ना, ये जो हाइड्रोनियम आयन है ये क्या कर सकता है, इसके बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं भाई, इनकी स्ट्रेंथ को बता सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है उसको हमने किससे लेवल कर लिया है, वाटर के अंदर जब इनको डिसोल्व किया तो वाटर ने इन सभी की स्ट्रेंथ को हाइड्रोनियम आयन की स्ट्रेंथ से क्या कर दिया है, लेवल कर लिया है। ठीक है, कि कौन ज्यादा, यदि हाइड्रोनियम आयन से कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी के अकॉर्डिंग इसने इन सभी को लेवल कर लिया है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने इस केस में तो एसिड्स लिए थे सारे के सारे, इस केस में हमने सारे क्या लिए हैं, ये सारे एसिड है, HClO4, HBr, ये सारे एसिड है। यदि दूसरा केस में यदि लूं जिसके अंदर मैं क्या करूं, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, जैसे कोई भी स्ट्रॉन्ग बेसिस है उनको हम लेते हैं। इस दूसरे जो बेसिस, दूसरे केसेस में यदि क्या लूं मैं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस ले लूं, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस का मैं डिस्कशन करूं तो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर लाइक मैंने यहाँ पर लिया आपके पास H नेगेटिव ले लिया। ठीक है, या मैंने अमाइड आयन ले लिया है, हाइड्रोनियम आयन ले लिया है, हाइड्राइड आयन लिया है, अमाइड आयन ले लिया है, या इथोक्साइड ले लेते हैं OC2H5। ठीक है, और इन सभी को मैं किस में डालती हूँ, वाटर के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, मेरे पास सपोज कीजिए कि ये क्या है भाई, ये सभी आयंस जो है मैं इनको X नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। जब मैंने इन सभी X नेगेटिव आयंस को किसके अंदर डिजोल्व किया है भाई, इनको मैंने वाटर के अंदर डिजोल्व किया है। ठीक है, ये सारे क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो इसने आपको दिया HX प्लस में साथ दे दिया OH नेगेटिव। अब देखिए वाटर इन सभी की स्ट्रेंथ को, इन सभी बेसिस की स्ट्रेंथ को किसके थ्रू, ये जो वाटर है वो इन सभी की बेसिक स्ट्रेंथ को किससे आपके पास लेवल करेगा, दैट इज लेवल्ड बाय दिस हाइड्रोक्सल आयन स्ट्रेंथ। ठीक है, ओके, वो हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ के थ्रू क्या हो जाएगा भाई, लेवल अप हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है कि हम जैसे यहाँ पर हम कहें कि आपके पास इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक आपके पास सोडियम हाइड्राइड है, दूसरा मैं ले लेती हूँ NaNH2 है, थर्ड में ले लेती हूँ NaOC2H5 है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर लिए हैं। जब इनको मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाती हूँ, वाटर के साथ मैंने इनको रिएक्ट कराया तो ये सब आपको क्या देते हैं, देखिए ये सारे के सारे आपको क्या देंगे, फर्स्ट वन आपको देगा NaOH, सेकंड आपको क्या देता है भाई, ये भी आपको NaOH देगा, थर्ड भी क्या देगा, ये आपको NaOH देगा। साथ में बाई प्रोडक्ट आपके पास यहाँ से निकल जाएंगे, लाइक फर्स्ट केस में आपके पास वाटर निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
ठीक है। सेकंड केस में अमोनिया है। थर्ड केस में क्या है, आपके पास C2H5OH की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर ये जो सारे बेस थे, ये सारे क्या है आपके पास बेस हैं। इन सभी बेसिस की जो आपके पास स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ है, उसको किसने लेवल अप कर दिया है, उसको लेवल अप कर दिया है इन हाइड्रोक्सल आयंस के आयंस ने। ठीक है, इन हाइड्रोक्सल आयंस की से इनके जो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है उसको लेवल अप किया जाएगा। नाउ देखिए, तो देखिए आपने यहाँ से क्या देखा, आपने यहाँ से एक ही चीज देखी कि चाहे आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड था या स्ट्रॉन्ग बेस था, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस था, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है, सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्वेंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं, the solvent selected should be such that it ionize strongly acid and base to different extent। आप ऐसा सॉल्वेंट यूज करोगे कि जो एसिड और बेस को एक डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या कर दे भाई, आयोनाइज कर दे। ठीक है, the solvent used या selected should be such that it ionize strong acid and base, ionized strong acid and base to different extent। जो भी आप सॉल्वेंट यूज कर रहे हो वो क्या करेगा भाई, एसिड या बेस को एक डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या कर देता है, आयोनाइज कर देता है। तो उस सॉल्वेंट को जो कि एसिड और बेस को एक डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या करता है, आयोनाइज करता है, उसको हम बोलते हैं, आप क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। सच सॉल्वेंट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है भाई डिफरेंट कर देना, अलग अलग करना। ठीक है, जो डिफरेंस बता सके आपको। ठीक है, तो उसको हम डिफरेंशिएटिंग बोलते हैं। तो हमारे पास यदि कोई एक ऐसा सॉल्वेंट है जो एसिड, जब हम एसिड हो या बेस हो, ठीक है, जब उनको आयनाइज करे तो अलग अलग एक्सटेंट तक क्या करे, अलग अलग एक्सटेंट तक उनको क्या कर दे भाई, डिफरेंशिएट कर दे। ठीक है, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ओके, लाइक मैं यदि बात करूं, आपके पास एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एक वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या करता है, अभी एसिटिक एसिड है, ये किसकी तरह बिहेव कर सकता है, एज एन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, एक्ट एज एन डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ये एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की तरह काम कर सकता है। लाइक मैं इसको किस किस के अंदर यूज करूं, HClO4 HI के अंदर यूज करूं, या HBr के अंदर इसको यूज करूं, या HNO3 के अंदर इसको यूज करूं, HCl के अंदर करूं। तो ये जो CH3C डबल बॉन्ड OH है, ये इन सभी एसिड को एक डिफरेंट एक्सटेंट तक क्या करता है, आयोनाइज कर सकता है, डिफरेंट एक्सटेंट तक आयोनाइज करेगा। ठीक है, डिफरेंट एक्सटेंट तक आयोनाइज क्यों करता है, क्योंकि जो एसिटिक एसिड होता है वो पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग वो क्या डिसाइड कर देता है, इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड कर देता है। लाइक HClO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन HBr एंड देन HCl। ठीक है, इस तरह से आपके पास नॉट लाइक दिस, ये है इस तरह से नहीं, ये इसी के अकॉर्डिंग इनकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा। लाइक मैं कहूँ कि आपके पास HClO4 है। ठीक है, उसके बाद आती है HI की स्ट्रेंथ, फिर आती है HBr की स्ट्रेंथ, देन आती है HCl की स्ट्रेंथ, देन H2SO4 की स्ट्रेंथ, एंड आती है लास्टली HNO3 की स्ट्रेंथ। ठीक है, तो CH3C डबल बॉन्ड OH ने किसका काम किया, एक डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का काम किया, जिसने आयोनाइजेशन के बिहाफ पे इन सभी को क्या किया है, इनकी स्ट्रेंथ को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। इस देखिए जो ये
CH3 C डबल बॉन्ड OH था, इसने सभी को किसके अकॉर्डिंग लेवल अप किया है, उनके बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एसिड है और ये क्या करता है भाई, डिफरेंशिएट तो करता है, किसके अंदर डिफरेंशिएट करेगा, एक ऐसा सॉल्वेंट है CH3COH जो डिफरेंशिएट करता है इन एसिड्स, खुद एसिड है इसलिए एसिड्स को डिफरेंशिएट करेगा। एंड लेवल अप किसको के अकॉर्डिंग करता है, लेवल अप अकॉर्डिंग टू बेस, लेवल अप अकॉर्डिंग टू बेस। ओके, इसी तरह से यदि मैंने सपोज कीजिए कि CH3 C डबल बॉन्ड OH की जगह कोई बेस लिया है, ठीक है, और वो बेस किसको डिफरेंशिएट करेगा, अब डिफरेंशिएट इन बेसिस एंड लेवल अप किसको करता है, वो एसिड्स को, लेवल अप किसको करेगा, एसिड्स को वो लेवल अप करेगा। तो जर्नल आप क्या कह सकते हो, जर्नलिस्ट ने ये कहा है आपके पास कि जो लेवलिंग इफेक्ट है ना, लेवलिंग इफेक्ट जो है आपके पास, जो भी आपके पास लेवलिंग इफेक्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर एक अनायंस या कटायंस ले लेते हैं, ठीक है। यदि एसिड है तो उसके केस में हमने क्या किया, उनको वाटर के अंदर डिसोल्व किया, तो उस केस में हाइड्रोक्सल आयन जो है वो एक क्या आ गया है, एक लेवल अप करने के लिए हमने एक कटायन ले लिया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एसिड्स की स्ट्रेंथ को देखेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ H3O पॉजिटिव से ज्यादा है या कम है। उसी तरह से जब बेसिस आते हैं तो बेसिस के केस में आपके पास OH नेगेटिव आता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, बेस की स्ट्रेंथ को लेवल अप करते हो, ठीक है, कि उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। Yes, after leveling effect we will see the next topic and that is the strength of oxo acid. Next topic जो आपके पास है वो क्या है, strength of oxo acid, that is strength of oxo acids। ठीक है, देखिए आपके पास ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं पहले वो देखेंगे। स्ट्रेंथ तो आपको पता ही है, या तो वो इंक्रीज होती है या मतलब या तो ज्यादा होगी या कम होगी। देखिए ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स मेनली क्या होते हैं, वाटर के डेरिवेटिव ही होते हैं। लाइक आप वाटर की बात करो, H2O होता है, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, यदि मैं वाटर को रिप्रेजेंट करूँ लाइक दिस HOH, ठीक है, तो यदि मैं क्या करूँ, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर दो और इसकी जगह कोई नॉन मेटल ले आऊँ, लाइक मैंने यहाँ पर E कोई नॉन मेटल ऐड कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, अब आपके पास ऑक्सो एसिड्स बन गया है। ये क्या बन गया है आपके पास, ऑक्सो एसिड, इसी को बोलेंगे वाटर का डेरिवेटिव है ऑक्सो एसिड्स है, ठीक है। अब देखिए इस ऑक्सो एसिड्स की हमें स्ट्रेंथ देखनी है कि वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे ई क्या है भाई, कोई एक नॉन मेटल है, इट इज ए नॉन मेटल। नाउ स्ट्रेंथ यदि हम देखें कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी आपके पास ऑक्सो एसिड्स की, तो वो फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके पास, देख लीजिए वो फैक्टर्स हैं आपके पास। फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर आएगा साइज ऑफ एटम ई, जो एटम यहाँ पर दिया है ई, नॉन मेटल जो दिया है, साइज ऑफ नॉन मेटल ई, ठीक है। सेकंड जो फैक्टर आता है वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट एटम ई, ये जो आपने नॉन मेटल लिया है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ई, इस एटम ई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। और थर्ड आता है भाई आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट of substituent, inductive effect of substituents present on E, ठीक है। ये हम इसके अंदर देखेंगे, डिस्कस करेंगे तीनों फैक्टर्स को, क्या क्या फैक्टर है। कि पहले हम देखेंगे कि जो भी आपके पास ई लिया है आपने, मतलब मैंने यहाँ पे ई डिनोट किया है किसी एक नॉन मेटल के लिए, ठीक है, यू कैन डिनोट इट बाय एनी अदर लेटर्स, ठीक है। ये साइज ऑफ नॉन मेटल के ऊपर डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इस एटम की, ठीक है, ई एटम की। और थर्ड क्या बोलेंगे कि हमारे पास ई एटम के पास ऊपर किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, वेदर इलेक्ट्रोनेगेटिव या जो आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, किस तरह का आपके पास सब्स्टिट्यूएंट वहां प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ही जो ऑक्सो एसिड्स है उनकी स्ट्रेंथ क्या करती है, वेरी करती है। तो देखिए यदि फर्स्ट फैक्टर की बात की जाए तो साइज का यदि हम देखें
ठीक है। साइज क्या होगी आपके पास, जितनी छोटी होती है, जितनी स्मॉल साइज होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। साइज क्या हो, यदि साइज क्या हो, स्मॉल हो। और सेकंड फैक्टर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई आपके पास, हाई हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, साइज स्मॉल हो। इन दैट केस जो आपके पास ऑक्सो एसिड की स्ट्रेंथ है, ऑक्सो एसिड स्ट्रेंथ इज हाई। ऑक्सो एसिड स्ट्रेंथ क्या मिलेगी आपके पास, हाई मिलती है, ज्यादा मिलेगी। ठीक है, एग्जांपल्स देख लीजिए, ऐसा क्यों होता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है HOCl। ठीक है, सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ HOBr। ठीक है, थर्ड मैंने लिया यहाँ पर HOI, आयोडीन। और लास्ट वन में ले लेती हूँ HOH। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है भाई, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास भी क्या है भाई, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो थे वही इसके पास पड़े रहेंगे, और वो इसके पास एज ए लोन पेयर पड़े हुए हैं। ठीक है, 3 लोन पेयर आपके पास, सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, ओनली ऑक्सीजन के ऊपर ही क्या रहेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। नाउ देखिए, अब इस केस में यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या है, देखो कि फर्स्ट केस में ये सारे केसेस एक दूसरे से डिफरेंट कहाँ है वो आप छाट लीजिए। इसके अंदर यदि छाटा जाए तो यहाँ पर एक क्लोरीन एटम है, यहाँ ब्रोमीन एटम डिफरेंट है, यहाँ आयोडीन, और यहाँ बाकी का जो पार्ट है आपके पास OH पार्ट, वो इन सभी के अंदर क्या है भाई, सेम है। इट मीन्स यहाँ किसका रोल आने वाला है, यहाँ किसका रोल आएगा, यहाँ डिपेंड करेगा आपके पास ये जो एटम दिया है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए जब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखते हैं इन सभी के अंदर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप क्या बोलते हो कि भाई आपके पास क्या होता है, क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ब्रोमीन उससे कम, फिर आयोडीन, और फिर उसके बाद हाइड्रोजन। क्यों होता है ऐसा, हम बोलते हैं कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब देखिए, जब मैं फर्स्ट केस का डिस्कशन करूं कि ये क्लोरीन एटम जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन अल्टीमेटली किससे विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, इस हाइड्रोजन से। इट मींस यहाँ ये हाइड्रोजन जो है इसे अपने इलेक्ट्रॉन्स देने ही पड़ेंगे। ठीक है, इजीली जो है वो इसे दे देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सेकेंड केस के अंदर भी यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, OH बॉन्ड, ओके, यहाँ से OH बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे, यहाँ से भी डोनेट किए जाएंगे, और आपके पास क्या है, वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH आयन डिवाइड होते हैं, तो भी आप इसके अंदर से OH बॉन्ड को ब्रेक करते हो। नाउ किसके केस में OH बॉन्ड इजीली ब्रेक हुआ है, सबसे फास्ट हुआ है, वहीं आपके पास स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा, और जिसके अंदर सबसे कम हुआ है वो आपके पास क्या हो जाएगा, वीकेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने से ही पता चल गया कि भाई क्लोरीन यदि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब यहाँ इस केस के अंदर, यहाँ इस केस के अंदर सबसे ज्यादा जो आपके पास स्ट्रोंगर रहेगा वो HOCl रहेगा, देन आपके पास HOBr आएगा, देन HOI आएगा, एंड फिर आपके पास आएगा H2O। ठीक है, इस तरह से इनके जो है स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो है आपके पास आता है। दूसरी चीज, यदि आप इसको इसकी pKa वैल्यू से देखो, यदि इसकी pKa वैल्यू लिखी हुई है यहाँ की, इसकी यदि pKa वैल्यू है तो फर्स्ट की pKa वैल्यू होती है आपके पास 7.4, सेकंड Br की दे रखी है आपके पास 8.7, HI की दे रखी है 11, और ये दे रखी है 15.7। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, pKa वैल्यू जो है वो स्ट्रेंथ की क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, वो स्ट्रेंथ की क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा आपके पास pKa की वैल्यू किस में है, वाटर के अंदर pKa क्या है, हाईएस्ट है। इट मींस इसकी जो स्ट्रेंथ रहेगी वो सबसे कम रहेगी। एज इट इज जो हम HOCl देखते हैं, इसकी pKa की वैल्यू सबसे कम है, दैट्स वाई इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो एटम स्मॉल होना चाहिए, ई जो जुड़ा है। ठीक है, जैसे ही अब मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन जो है अपने ही ग्रुप के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये डाउन द ग्रुप आते हैं, तो डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपके पास क्या होती है भाई, साइज इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्लोरीन सबसे छोटा एटम है, जितना छोटा रहेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, उसकी जो आपके पास स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो उतनी ही ज्यादा रहेगी।
सेकंड हमने कहा था कि यदि उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है हम क्या कर दे, डिफर कर दे। सब्स्टिट्यूएंट इंडक्टिव इफेक्ट यदि देखना चाहें तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में क्या है आपके पास, एग्जांपल में आपके पास है HOCl, ठीक है, एंड देन आपके पास है Cl के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट केस जो आपके पास है दैट इज HOCl एंड अब आपके पास यहाँ पर क्या है, वन ऑक्सीजन इज हियर एंड वन ऑक्सीजन इज हियर, ठीक है। नेक्स्ट केस में आपके पास क्या दिया है, नेक्स्ट केस में आपके पास दिया है HOClO, ठीक है। और जो लास्ट वन मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट इज HOCl, ये मैंने लिखा है। तो अब देखिए मेरे पास क्या था, मैंने कहा मैं इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पर रोल देखना चाहती हूँ। मैं यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट जो थर्ड फैक्टर था उसका रोल यदि यहाँ देखूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या है भाई, ऑक्सीजन लगा है ई एटम के ऊपर। ये ई एटम है आपके पास, ये आपके पास ई एटम है, ये आपके पास ई एटम जो मैंने लिखा था, मतलब ठीक है। तो ये कोई नॉन मेटल था जिसके ऊपर अब मैंने देखा कि यहाँ पर कितने कितने ऑक्सीजन्स लगे हुए हैं, चार चार ऑक्सीजन्स लगे हुए हैं। सभी ऑक्सीजन्स के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, सभी के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। ओके, तो इस तरह से आपने इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ की। नाउ देखिए अब क्या होगा आपके पास, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट दिखाता है, ऑक्सीजन एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम होता है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पर एक क्लोरीन के सराउंडिंग में 4 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, ठीक है, 4 नहीं हम 3 बोलेंगे क्योंकि ये तो एक OH का है, ठीक है। इसको छोड़कर हम देखेंगे कि कितने आपके पास ऑक्सीजन अनदर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, अगले में देखा कि मैंने 2 ऑक्सीजन, उसके नेक्स्ट मैंने देखा 1 और उससे नेक्स्ट देखा मैंने जो है आपके पास एक भी ऑक्सीजन और नहीं लगा हुआ है क्लोरीन। या फिर आप ये भी कह सकते हो क्लोरीन के साथ 4 ऑक्सीजन है। सीधा सीधा यदि देखे जाए क्लोरीन के ऊपर 3 ऑक्सीजन है, क्लोरीन के ऊपर 2 ऑक्सीजन, क्लोरीन के ऊपर 1 ऑक्सीजन, इस तरह से हमने मान लिया, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो इसको आप क्या बोलते हो, परक्लोरिक एसिड। इसके यदि अंदर में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी भाई, इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +7, ठीक है। -8 तो किसकी होगी, 4 इंटू -2 ऑक्सीजन के लिए 8 होगी और उसमें से एक जो है क्या माइनस हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 माइनस हो जाएगा तो +7 होगी। नेक्स्ट केस में आप देखेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, उससे नेक्स्ट में देखा आपने +3 है और उससे नेक्स्ट में देखा आपने +1 है। ये आपके पास यहाँ पर आता है। और यदि मैं इनकी के वैल्यू को डिस्कशन करूँ तो के वैल्यू इनकी गिवन है आपके पास। यहाँ इसकी के वैल्यू बहुत ही लार्ज होती है, इसकी लार्ज है, ठीक है। इसकी जो आपके पास वैल्यू गिवन है वो दे रखी है आपके पास 1.1 इंटू 10⁻², और HOCl की दे रखी है आपके पास 3.2 इंटू 10⁸8। ये इनकी जो है आपके पास वैल्यूज गिवन है। नाउ देखिए हमने क्या कहा था, के वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्ट्रेंथ के। यदि के वैल्यू नहीं भी दी हुई है तो भी आप क्या देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को देखकर इनकी एसिडिटी का ऑर्डर यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जिसके अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसके ऊपर, ऑन ई, ठीक है। मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। रीजन वही हो गया, देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा तो बहुत जल्दी करेगा, बहुत जल्दी हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे रहेंगे, आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे रहेंगे, उतनी ही जल्दी जो है हाइड्रोजन वहां से रिलीज हो जाएगा। इट मीन्स यदि इनकी हम एसिडिटी का ट्रेंड लिखे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सेकंड एंड देन फिर आपके पास जिसके अंदर कम से कम ऑक्सीजन होते जाएंगे, वही इनकी एसिडिटी का जो है ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास। दूसरा हम यदि इनकी देखें कि इनका जो आपके पास कटायन एनायन जो फॉर्म हुआ है उसकी स्टेबिलिटी की बिहाफ पर देखिए तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। यस, यदि हमने ये जो अभी डिस्कस किया था परक्लोरेट, क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड, यदि मैं उनके जो अनायंस फॉर्म हुए, ठीक है, यदि मेरे पास से वहां से क्या हुआ, CO, ठीक है, ऐसे था। यहाँ पर आपके पास एक हाइड्रोजन था, यदि ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया है, तो आपने क्या देखा, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव,
पूरे कॉम्प्लेक्स के चार्ज कैसे आ गया, नेगेटिव। नाउ इस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, चारों ही ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर क्या करते हैं, डिलोकलाइज होते हैं। इसीलिए ये जो आपके पास एनायन फॉर्म हुआ, एनायन जो आपके पास फॉर्म होता है ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ, ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल रहेगा, मोस्ट स्टेबल रहेगा। इसी तरह से जब आप सेकंड देखते हो तो सेकंड क्लोरीन, जो दिस इज नॉट कार्बन दिस इज क्लोरीन, ठीक है, दिस वन इज नॉट कार्बन दिस इज क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन, क्लोरस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन क्या आपके पास क्लोरीन ही था और उसके ऊपर कितने ऑक्सीजन लगे हैं, नेक्स्ट केस में 3 लगे थे, तो 3 केसेस, इसके केस में भी क्या होता है भाई, यहाँ से भी आपके पास H नेगेटिव जाएगा, तो यहाँ भी जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, तीनों ही ऑक्सीजन एटम्स के ऊपर डिलोकलाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर यदि देखा जाए तो क्या है आपके पास, उसके केस के अंदर आपके पास है OClO, ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, दोनों ऑक्सीजन के ऊपर घूमेंगे। और नेक्स्ट लास्ट जो केस है उसके अंदर क्या है भी आपके पास, दैट इज ऑफ OCl नेगेटिव, ठीक है। तो इस केस में भी देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, ये सिर्फ क्या करता है, ऑक्सीजन क्लोरीन के बॉन्ड के ऊपर ही घूम रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा आपके पास डिलोकलाइजेशन होता है, आपने पढ़ा है जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके पास स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। दैट्स वाई हमने ये जो ट्रेंड लिखा था ये क्या होगा आपके पास, इस तरह से होगा कि आपके पास जो परक्लोरिक एसिड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होएगा, देन क्लोरिक एसिड, क्लोरस एसिड एंड देन हाइपोक्लोरिक एसिड। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, यही तो था, फर्स्ट के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, देन सॉरी 7 है, फिर 5 है, देन आपके पास 3 है और फिर 1 है। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा रहेगी उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है, उतनी ही ज्यादा है, और जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या है आपके पास, कम है, ठीक है। तो ये ऑर्डर हम इसके अंदर लिखते हैं। लाइकवाइज आप इसी तरह के और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। लाइक मैंने क्या किया है, मैंने HNO3 का ले लिया है, ठीक है। एक केस में आपके पास HNO3 है, दूसरे केस में आपके पास है HNO2 है और थर्ड केस में आपके पास HNO है, ठीक है। तो यदि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की प्रेजेंस की कितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, उनकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में रहेगी। या फिर मैं इसी तरह से आपके पास लूं कि आपके पास क्या गिवन है, H2SO4 गिवन है, H2SO4 गिवन है। हमने जब इसका सेकंड टाइप देखा दैट इज H2SO3 है, तो उसमें आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी, SO4 की, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऐसे आपके पास इनका ऑर्डर आता है। लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर एक केस में आता है, एक्सेप्शन आता है, और वो किसके केस में आता है, वो फॉस्फोरस के केसेस में आता है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ एक्सेप्शन इन, exception in case of oxo acid of phosphorus, oxo acids of phosphorus, phosphorus, ठीक है। जो फॉस्फोरस होते हैं ना उनके ऑक्सो एसिड्स, लाइक मैं डिस्कस करूं उनके ऑक्सो एसिड्स कि आपके पास क्या क्या होते हैं। उनके पास होते हैं आपके पास H3PO2, ठीक है, दूसरा होता है H3PO3 और थर्ड वन में डिस्कस करूं H3PO4। ये उनके ऑक्सो एसिड्स हैं। यदि इसके अकॉर्डिंग जो हमने पीछे किया उसके अकॉर्डिंग यदि ट्रेंड माने तो ये होना चाहिए, जिसके अंदर जितने ज्यादा ऑक्सीजन वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेंड क्या है, गलत है। बेसिकली यहाँ जो ट्रेंड आता है, बेसिकली यहाँ जो ट्रेंड आता है वो क्या होता है अभी आपके पास, H3PO2 ग्रेटर देन H3, इसका ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, फिर 3 वाले की होगी और फिर क्या हो गया H3PO4 की। इस तरह से इसकी स्ट्रेंथ आती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब हम इसको देखें तो यदि मैंने फर्स्ट केस को डिस्कस किया तो हम इनकी जो स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे स्ट्रक्चर आती है भी, एक फॉस्फोरस एटम होता है, उसके साथ क्या है 2 हाइड्रोजन इस तरह से लगे होते हैं और एक OH हाइड्रोक्सिल आयन, देन डबल बॉन्ड O। ये फर्स्ट केस की हो गई। नाउ यदि सेकंड की यदि मुझे स्ट्रक्चर देखने को कहा जाए तो मैं क्या कहूंगी, फॉस्फोरस है, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या है आपके पास डबल बॉन्ड O है, 1 OH ऑलरेडी प्रेजेंट है और एक साइड क्या है भाई आपके पास H है, लेकिन दूसरे के अंदर अब एक और O आ गया है, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है, ना वो क्या है आपके पास OH है, नाउ OH है एंड नाउ OH है। देखा जाए
तो भाई हमारे पास क्या है, हमें तो किस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें तो OH बॉन्ड के अंदर से क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, हमें OH बॉन्ड के अंदर से हाइड्रोजन चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या है भाई, ऑक्सीजन डायरेक्टली नॉन मेटल से कौन अटैच है, यदि यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ भी देखा जाए तो ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ क्या अटैच है आपके पास, हाइड्रोजन अटैच है, यही है ना। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग तो क्या हो जानी थी, जो हमने ऑर्डर लिखा ऊपर कि 4 की ज्यादा, फिर 3 की, और फिर 2 की, और फिर क्या होनी चाहिए, 1 की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, देखो इसका रीजन क्या है। नाउ देखिए ये एक्सेप्शनलिटी क्यों आई है इसके अंदर, फोस्फोरस के केस में। फोस्फोरस के केस में मैंने कहा कि मैंने ये जो लिया है हाइपोफोस्फोरस लिया है, सबसे पहले हाइपोफोस्फोरस, देन मैंने क्या लिया है, फोस्फोरस एसिड, फोस्फोरस एसिड लिया तो मेरे पास है फोस्फोरस, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड O, एंड ये आपके पास OH है, ठीक है। थर्ड केस में आपके पास क्या है भाई, थर्ड केस में आपके पास है यहाँ पर कि P डबल बॉन्ड O, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, और यहाँ भी OH है। नाउ देखिए क्या हुआ कि हमने जब पीछे देखा तो हमने तो कहा था कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ना। तो यदि देखा जाए तो आपके पास क्या है, फर्स्ट केस के अंदर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 है, सेकंड केस में आपके पास 3 दे रखे हैं, और लास्ट केस में आपके पास क्या है, 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। बट हमने ये कहा था कि आपके पास जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली किससे अटैच हो, ऑक्सीजन से, ठीक है। ऐसा होना चाहिए ना कि हाइड्रोजन किससे अटैच हो आपके पास, फॉस्फोरस से, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन किससे अटैच हो, सेंट्रल मेटल एटम फॉस्फोरस से। ना देखिए यहाँ पर जब हम इनके अंदर से H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करना चाहेंगे, ठीक है, तो H पॉजिटिव आयंस को यदि यहाँ से रिलीज करना चाहेंगे तो आप फर्स्ट केस में देखते हैं कि आपके पास 1 H पॉजिटिव आयंस यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है, ये मोनो बेसिक है। ओके, नाउ यहाँ क्या है कि जो भी आपके पास पीछे जो केसेस देखे थे जिसमें हमने कहा था ऑक्सीजन एटम 1 है, ऑक्सीजन नंबर 2 है, ऑक्सीजन 3 हो गए, 4 हो गए, उसके हिसाब से हमने कहा वो उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती गई थी, ठीक है। वहां पर हमारे पास ये जो ऑक्सीजन थी वो कैसी थी, नॉन प्रोटोनेटेड थी, नॉन प्रोटोनेटेड थी, उसके ऊपर किसी तरह का कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन फोस्फोरस के अंदर देखिए ये जो ऑक्सीजन है, सेकंड केस के अंदर कितने ऑक्सीजन इस तरह से प्रेजेंट है, 2 ऑक्सीजन, थर्ड केस में आपके पास 3 OH जो है इस तरह से प्रेजेंट है, इनको आप क्या बोलते हो, प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, ठीक है। तो सिर्फ नॉन प्रोटोनेटेड जो आपके पास ऑक्सीजन होती है वही क्या करती है भाई, वही जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, वही एसिडिक स्ट्रेंथ को करती है इंक्रीज, ना कि आपके पास प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन, ठीक है। दैट्स वाई इस केस में जब हम फॉस्फोरस का केस लेते हैं तो आपको यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ये जो आपके पास OH है और यहाँ पर भी क्या है आपके पास 2 OH है, तो यहाँ पर तो 3 प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन है, तो वो जो है आपके पास इंक्रीज नहीं करेगी। सबसे ज्यादा किसके अंदर ऑर्डर रहेगा, सबसे ज्यादा ऑर्डर रहेगा सेकंड के अंदर, फिर इसके अंदर, और फिर थर्ड, सेकंड और फिर थर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास ट्रेंड ये रहेगा, रीजन हो जाएगा ओनली नॉन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को एनहांस करती है बजाय कि प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन। नाउ देखिए कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला गिवंस है, इंपेरिकल फॉर्मूलाज गिवन है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग pK of an acid, pK of an एसिड। यहाँ मैं ऑक्सो एसिड का एग्जांपल लेके जो है इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड के केस में जो लेंस पॉलिंग थे, ठीक है, लेंस पॉलिंग जो थे उन्होंने एक एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या लिखा कि आपके पास, हमारे पास यदि इस तरह से वैल्यूज गिवन है OM ऑक्सीजन M, ठीक है, और E क्यों लिया हमने, EOHN, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया। यहाँ पर आपके पास M और जो N है, ठीक है,
m और जो n है वो हम यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, यदि m की वैल्यू आपके पास ऑक्सीजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसी तरह से n की वैल्यू 1 2 3 4 5 इस तरह से है। ठीक है, लाइक मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पर मैंने लिखा m की वैल्यू आपके पास 1 है, या सॉरी स्टार्टिंग से 0 ही कर लेते, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये मैंने m की वैल्यूज ले ली, ऑक्सीजन 1 लिया, 2 लिया, ऑक्सीजन 3 लिया, इस तरह से आपके पास गिवन है। नाउ यदि मैं इनकी pK वैल्यू देखती हूँ, ये pK वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 आती है इन केस ऑफ 0 ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड pK वैल्यू जो है वो इक्वल टू 2 आती है इन केस ऑफ 1 ऑक्सीजन, एंड pK वैल्यू जो है वो -3 आती है, और pK वैल्यू आपके पास -8 आती है। उन्होंने क्या किया, जो pK वैल्यू है उसके अंदर 5 का डिफरेंस रखा। उसके अंदर कितने का डिफरेंस रखा है, डिफरेंस बाय द 5 pK यूनिट। ठीक है, 5 डिफरेंस बाय 5 pK यूनिट। आप देख रहे हो पहले 7 था, 7 से 5 हुआ, 7 फिर 2 से -3, फिर ये सभी के अंदर क्या है माइनस, मतलब 5 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको यदि यहाँ से दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सबसे जो कम वैल्यू है वो तो क्या हो जाएगा आपके पास, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से जो सबसे ऊपर रहेगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वो क्या हो जाएगा, वेरी वीक एसिड। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हो जाएगा भाई, वीक एसिड। ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इस तरह से आप जो है किसको बता सकते हैं, लिंस पॉलिंग के अकॉर्डिंग जो है उनके इस इंपेरिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। लाइक मेरे पास यहाँ पर ये गिवन है कि आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ओके, और आपके पास OH है। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, 1 ही लिया है। इस तरह का यदि कोई मॉलिक्यूल है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, उसकी pKa की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होगी, और वो क्या होगा, सबसे कम जो है वीकर एसिड रहेगा। ठीक है, वीकर एसिड की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने O3 कर दिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने O3 कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपके पास ऑक्सीजन एटम बढ़े, उसी की अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो जाती है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था लिंस पॉलिंग ने। नेक्स्ट फॉर्मूला जो दिया था वो दिया था आपके पास रिसी ने। ठीक है, वो नेक्स्ट फॉर्मूला दिया था रिकी ने, और रिकी फॉर्मुलेशन की अकॉर्डिंग देखो रिकी का फॉर्मूला क्या था, उन्होंने पीके वैल्यू निकालने के लिए, पीके वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला दिया 8.0 माइनस m इंटू 9.0 प्लस n इंटू 4.0, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया। यहाँ पर ये जो m है, ये m क्या होता है भाई, फॉर्मल चार्ज ऑन द हेटेरो एटम, फॉर्मल चार्ज ऑन हेटेरो एटम। ठीक है, और इसी तरह से जो n क्या दिया था, n दिया था नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन एटम, मतलब जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बाउंडेड नहीं है वो क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, और m क्या लिखेंगे भाई, फॉर्मल चार्ज क्या है आपके पास हेटेरो एटम के ऊपर। ठीक है, नाउ देख लेते हैं आपके पास फॉर्मुलेशन जो होता है फॉर्मूला चार्ज निकालने के लिए, क्योंकि हमें फॉर्मूला चार्ज चाहिए, तो इस फॉर्मूला चार्ज को निकालने के लिए भी तो आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला है। ठीक है, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि पीरियोडिक ग्रुप नंबर जो भी उसका होता है, पीरियोडिक ग्रुप नंबर में से क्या माइनस कर दो भाई, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ द नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर रखे हैं, शेयर्ड कर रखे हैं, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि आपके पास क्या है, HSO4 नेगेटिव है। ठीक है, यदि इसकी स्ट्रक्चर आप ड्रा करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हुए इसकी स्ट्रक्चर होगी, एक सल्फर एटम है। ठीक है, और उसने क्या कर रखे हैं भाई, बॉन्ड फॉर्म कर रखे हैं किस किस के साथ, 4 ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन जो है वो क्या है आपके पास, हाइड्रोक्सिल एटम, मतलब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं। नाउ यदि यहाँ से आप इसकी बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखोगे, तो सल्फर के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसने शेयरिंग की, उसने क्या कर रखी है, शेयरिंग की है सभी ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और ऑक्टेट 8 कंप्लीट कर लिया है, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, बाकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं, उनका हमें कोई काम नहीं करना, हमें तो सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम को देखना है। ना फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालोगे, तो फॉर्मल चार्ज आपके पास क्या आया,
m की वैल्यू मतलब फॉर्मल चार्ज, वो आप कैसे निकालते हो? देखो कितना है इसका पीरियोडिक ग्रुप नंबर, इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वही उसका पीरियोडिक ग्रुप नंबर होता है, दैट इज द 6, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बॉन्डिंग में हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये कितना हो गया 8, प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, देखो ऑक्टेट ही इसका कितना होता है 8 होता है, 2 और 6 और 2 8 होता है ना। यदि इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए हैं तो अब अनपेयर्ड तो कुछ रहेगा ही नहीं, अनशेयर्ड कुछ रहेगा नहीं, तो वो क्या हो गया 0 हो गया। तो अब इसके अंदर आपके पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है आपके पास वैल्यू 2, तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। नाउ n की वैल्यू देख लेते हैं, n की वैल्यू क्या है भी आपके पास, एन ये कह रहा है नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन डोनर, ऐसे ऑक्सीजन जिसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है। तो आप यहाँ क्लियरली देख रहे हैं ये एक ऑक्सीजन है जिसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं लगा, इसके ऊपर भी नहीं लगा और इसके ऊपर भी नहीं लगा, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाती है 3, ठीक है। फॉर्मूले के अंदर पीके वैल्यू निकालने के लिए आपने वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखा फॉर्मूला, 8.0 माइनस m की वैल्यू 2 है इंटू 9.0 प्लस में, ठीक है, n की वैल्यू क्या है भाई 3 है और उसके मल्टीप्लाई 4.0, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज अप्रोक्स 2, तो p की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, HSO4 की 2 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रिसीज फॉर्मूला, ठीक है। और एग्जांपल्स हम इसके अंदर देख सकते, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास है वो मैंने लिया है ClOH का, ठीक है, ClOH का। अब सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्लोरीन है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर क्लोरीन है। यदि मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका पीके वैल्यू फाइंड आउट करना है, मुझे इसकी पीके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला क्या लिखा पीके वैल्यू के लिए 8.0, ठीक है, माइनस क्या होगा m, ठीक है, जो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आएगा इंटू 9.0 प्लस में क्या है n, और वैल्यू किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 4.0 से, 8 9 और 4 ऐसे याद रख सकते हो, 8 9 और 4, 9 को m से मल्टीप्लाई, n को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप देख लीजिए आपके पास m की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, m क्या है भैया आपके पास, m आप देखते हो यहाँ पर होता है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये, हेलोजन फैमिली से। वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 7, ठीक है, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर जा रहे हैं, देखो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, तो ये हो गया इसके अंदर मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहे हैं आपके पास 6, क्लोरीन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं नॉन बॉन्डेड। अब इससे वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगी भाई 7 माइनस 1 प्लस 6 क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो m की वैल्यू तो आपके पास आ गई 0। नाउ मुझे किसकी वैल्यू और चाहिए, मुझे n की वैल्यू और चाहिए, मुझे n की वैल्यू और चाहिए। n क्या है भाई, नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्सल ग्रुप एक है OH है, और उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये तो नॉन हाइड्रोक्सल नहीं है, ठीक है, ये तो हाइड्रोक्सल है, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई है 0 आ गई है, ठीक है। वैल्यू पुटअप कर दीजिए किसके अंदर, पीके फॉर्मूले के अंदर, पीके फॉर्मूले के अंदर यदि आप वैल्यू पुटअप करते हो तो क्या आ जाता है, पहले क्या लिखते हो, पहले सबसे पहले आता है 8.0, फिर क्या आता है माइनस m की वैल्यू 0 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9.0 से, फिर प्लस प्लस किसकी वैल्यू लिखनी है n की, n कितना है 0, और आपके पास किससे मल्टीप्लाई करना है 4.0 से, तो ये दोनों टर्म तो क्या हो गया आपके पास 0 हो गई है, ये दोनों टर्म आपके पास क्या हो जाएंगी भाई 0 हो जाएंगी। तो पीके जो आएगा वो कितना आएगा इसका 8.0, ठीक है। यदि 8.0 आता है तो क्या है भाई काफी हाई है, तो यदि पीके हाई है तो एसिडिटी इसकी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। नाउ यदि हम पीके वैल्यू देखिए रिसीज के अकॉर्डिंग, जो हमने एक जनरल ट्रेंड पीछे देखा था, क्या देखा था आपने कि HClO4, ठीक है, ग्रेटर देन क्या था अभी आपके पास HClO4 इज ग्रेटर देन क्या आया था आपके पास HClO3, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उससे ज्यादा थी, फिर HClO2 की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, फिर HClO की स्ट्रेंथ आई थी, यही स्ट्रेंथ आई थी। तो देखिए पीके के अकॉर्डिंग हमने इनको इस तरह से अरेंज किया था। अब पीके वैल्यू यदि इनकी निकालने के लिए बोल दी जाए तो आप इनकी पीके वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम देखते हैं ClOH की, देन हम देखेंगे O, this one is Cl not OH, this one is Cl। यहाँ पर क्या है आपके पास Cl है और उसके साथ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, नेक्स्ट में ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, और इसके साथ क्या है OH है और दूसरा ऑक्सीजन लगा हुआ है। थर्ड केस में आपके पास हो गया, फोर्थ केस आप देख लीजिए C है, ऑक्सीजन है,
ठीक है, यहाँ भी एक ऑक्सीजन है और ये OH है, ये आपके पास गिवन है। इनके फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कीजिए। फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करके इनको वैल्यूज के अंदर रख दीजिए। रिसीज ने जो फॉर्मूला दिया है, रिसीज ने जो फॉर्मूला दिया है वो क्या दिया है भाई आपके पास 8.0, ठीक है। माइनस क्या करना है m, फॉर्मल चार्ज इसका आप क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज इसका हो गया भाई 7th इलेक्ट्रॉन बैलेंस, ठीक है। फॉर्मल चार्ज हम इसके अंदर निकाल लेंगे। फॉर्मल चार्ज जो भी है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 9.0 से, प्लस में n इंटू 4.0, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। अब देखो फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, m की वैल्यू और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू तो देखो क्या यहाँ पर कोई नॉन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन नहीं है, तो ये तो हो गया 0। अब इसकी m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो m कैसे निकल के आएगा, यहाँ से m यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है। m क्या होता है भाई, इसने दिया था कि जो भी पीरियोडिक ग्रुप नंबर है, तो 7th पीरियोडिक ग्रुप नंबर है इसका, उसमें से क्या करेंगे माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड। बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और 2, ये इसने सिर्फ क्या किया, एक ऑक्सीजन के साथ ही तो बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए। प्लस में क्या आ जाता है भाई, यहाँ पर प्लस में क्या, सॉरी माइनस में ही आएगा, दिस वन इज माइनस, तो यहाँ पर किस में आएगा माइनस। माइनस में क्या होगा, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्लोरीन के ऊपर देखो 2 तो शेयर कर लिए, बाकी के जो बचे आपके पास एक शेयर किया था, एक ऑक्सीजन का था, ठीक है। तो 2 तो शेयर बॉन्डिंग में आ गए, और 2 4 और 2 6 किस में चले जाते हैं, इसके नॉन बॉन्डिंग में चले जाते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज कितनी आती है भाई आपके पास 0, 7 माइनस 1 माइनस 6, तो 0 आएगी। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो भाई, यहाँ से 8.0 में से 0 जाएगा तो आंसर आएगा 8, तो 8 फी की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से मैं यहाँ फॉर्मल चार्ज को यदि राइट डाउन कर दूं, ठीक है, फॉर्मल चार्ज को यदि लिखा जाए, नेक्स्ट केस के अंदर यदि फॉर्मल चार्ज आप निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी +1, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास +1। नम हाइड्रोक्सल ग्रुप कितने, जो नॉन हाइड्रोक्सल ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 1 है, तो उसको हम क्या कर देंगे 1 उसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसको हम क्या कर देंगे, नॉन हाइड्रोक्सल क्या है 1, और उसको 4.0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 3, ठीक है। 4 में से कितना चला जाएगा भाई 4 माइनस 1 3, और यहाँ से क्या आ जाता है 4 प्लस 1, क्योंकि माइनस होंगे ये दोनों टर्म्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। इसको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट टर्म को भी आप निकाल लोगे, 8.0 है, ठीक है। देन उसके बाद m की वैल्यू आपने पुट अप करनी है, m की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से m की वैल्यू निकाल देते हैं। 7 आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप हो गया। देन उसके पास क्या है, माइनस ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए 2 2 4 और 2 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। माइनस में क्या होगा भाई, इसके अंदर माइनस में कितने नॉन बॉन्डिंग में बचे हैं, तो इसके पास बचे 2, ठीक है। तो ये आपके पास बच गए 2। तो यहाँ से वैल्यू जो भी आती है उसको फिर n, नॉन हाइड्रोक्सल कितने हैं 2 है, किससे मल्टीप्लाई करना है 4.0 से, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो -2 आप सोल्व आउट करके निकाल लेंगे। नाउ इसी तरह से 8.0 है, माइनस कितना दिया 7 इंटू, सॉरी 7 इंटू नहीं 7 माइनस हाफ ऑफ, यहाँ पे देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए 2 2 4 2 6 और 2 8, तो 8 बॉन्डिंग में चले गए हैं। और अब उसके बाद नॉन बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद कुछ भी नहीं है। प्लस में यहाँ पर नॉन हाइड्रोक्सल कितनी ऑक्सीजन है जिनके ऊपर H नहीं है, तो ये कितनी ऑक्सीजन होगी 3, तो 3 इंटू 4.0, आंसर आपके पास आ जाता है इसका -7, ठीक है। इस तरह से जो पीके वैल्यू हमें वहां पर प्रोवाइड की गई थी वो इस तरह से डिटेक्ट की जा सकती है। यदि आपको क्या दिया जाता है, ऑक्सो एसिड दे दिए और आपसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी जाएगी, तो आप उनकी पीके वैल्यू निकाल कर भी उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो पीके वैल्यू होती है, पीके वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेंथ के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, स्ट्रेंथ के। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने लेवलिंग इफेक्ट देखा, सॉल्वेंट का इफेक्ट, ठीक है। और सेकंड जो हमने देखा है वो देखा है ऑक्सो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कैसी वेरी करती है पीके के साथ, किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करती है।